अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे ख़ास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार एजाज़ सैयद और उनके साथ एक सियासतदान वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर जनाब अता तारड़ साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े मशहूर हैं। अता तारड़ साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि अहम खबर आई है कि एक और वादा माफ गवाह तलाश कर लिया गया है साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़। और अब की बार वो कोई और नहीं बल्कि अता तारड़ साहब की दरियाफ़्त शुदा टैलेंट, अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, सबसे पहले आपने ही शायद उनको मुतारफ़ कराया था मीडिया से, फ़रा गोगी जो हैं। तो ये खबर किस हद तक दुरुस्त है कि क्या उनके राब्ते हैं कोई पाकिस्तानी हुकाम के साथ, उनको वादा माफ़ गवाह बनने की बातें हो रही हैं, तो क्या सूरत हाल है? देखिए, उनके ऑब्वियसली पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते रहते हैं और उनका यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है गुजरांवाला में, उनके खावंद की, उनके कारोबारी मामलात हैं। नैब ने जो इंक्वायरी इनिशिएट की उसके अंदर कैश बॉयज़ डिस्कवर हुए, बहुत सारे अकाउंट्स डिस्कवर हुए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए एंड ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स वो अरबों रुपया जो है वो अकाउंटों में आ गया। 18 करोड़ से शुरू हुआ था और जाके वो 3-4 अरब पे वो मामला क्लोज हुआ। तो आपको पता है कि एमनेस्टी खान साहब ने अपने दौर में इन दोनों मियाँ बीवी को दी। अब एमनेस्टी अगर कोई और ले तो कोई बात नहीं, बिजनेसमैन है वो एमनेस्टी क्लेम कर रहा है। करोड़ों रुपए की एमनेस्टी आपकी हाउस होल्ड में आने जाने वाले लोग जिनका आपकी अहलिया के साथ एक करीबी ताल्लुक है, वो पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये क्यों था? क्योंकि ये सारी बेनामी प्रॉपर्टी खान साहब की उनके पास थी। मगर वो एमनेस्टी जब हुकूमत पाकिस्तान ने दे दी तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को एमनेस्टी की बुनियाद पे हासिल शुदा मालूमात को बुनियाद बना के अगर मुकदमात आप करेंगे तो फिर तो आपकी बैनुल-अक़वामी साख मुतासर होगी। मेरा ख्याल है कि आप एमनेस्टी देते हैं और फिर उसी बेस पे आप फिर उनके खिलाफ ट्रायल भी करते हैं और मीडिया ट्रायल भी करते हैं। मुकदमात आर नॉट लिमिटेड टू दी एमनेस्टी जो उन्होंने क्लेम की। देखिए, उसके अलावा बड़ा काला धन है, काला धन में इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके अलावा एमनेस्टी के अलावा इतना ज्यादा काला धन है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं खुद एहसन जमील को सिफारिश करता रहा हूँ। एक एसपी हमारा सस्पेंड हो गया, रिजवान गोंदल, आपको याद होगा, पाकपतन में डीपीओ था। तो हम गुजरांवाला के रहने वाले हैं, हमारे बुजुर्गों का भी बड़ा ताल्लुक है चौधरी इकबाल गुजर साहब से। मेरा भाई वहाँ से एमपीए था तो रिजवान गोंदल ने कहा जी सिफारिश कर दें। तो एहसन जमील साहब के पास मेरा भाई गया कि जी आप, क्योंकि डीपीओज की, डिप्टी कमिश्नर्स की, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज की ट्रांसफर पोस्टिंग एहसन जमील और फरा करते थे और उसके लिए रेट तय था। और नहीं, लेकिन आपके भाई इसका क्या इसमें रोल था? वो एमपीए था ना जी। तो उन्होंने फिर सिफारिश की एहसन जमील को कि यार ये डीपीओ है, इसको सस्पेंड करवा दिया है तो कोई माफी तलाफी कर। अच्छा। तो उस दौर में पता था, जिस तरह पता होता है ना कि आजकल के दौर में सिफारिश करानी है तो कहाँ जाना है, डॉक्टर तौकीर के पास जाएं, फलां के पास जाएं। तो तब पता होता था कि एहसन जमील के पास जाएंगे तो डीपीओ भी लग जाएगा, डिप्टी कमिश्नर भी लग जाएगा। चलिए, तो ठीक है। ये जब भी फ़रा गोगी का नाम आता है इसमें बहुत सी मालूमात देते हैं। यूएई हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई रब्ता किया गया है? उनको खबर के मुताबिक फ़रा को कहा गया कि आप यूएई छोड़ दें और देखिए वो इटली में चले गई। कोई रब्ता किया हुकूमत पाकिस्तान? नैब ने और इवन एफआईए ने, जो एमएलएज होते हैं ना, आप बेहतर समझते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो खतूत होते हैं वो लिखे थे। वो तोशाखाना में भी लिखे थे, वो फॉरेन फंडिंग में भी लिखे थे। सो उन गवर्नमेंट्स को राब्ता किया गया है, नॉट ओनली इन यूएई, एमएलएज बरतानिया भी भेजे गए हैं बहुत सारे केसेस में। सो अब बाकी यूएई गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया मैं उस पर कंफर्म नहीं कर सकता, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के खतूत जो हैं वो ज़रूर अरसाल किए। चलो, अरसाल किए। एजाज़ सैयद, आप क्या कहते हैं? क्योंकि हम तो यही तासुर हमें मिलता है कि हर दफ़ा एक नाम लेकर अब की बार फ़रा गोगी, इमरान खान साहब के गिर्द घेरा भी तंग किया जाता है और उनके साथ जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं उनको भी डरा दिया जाता है, मगर अमली तौर पे कोई ठोस पेशरफ्त किसी मुकदमे में कभी नहीं होती, ना ही किसी तफ्तीश में होती है। तो आपको क्या लगता है कि फ़रा गोगी भी अब की बार बस इसी तरह मीडिया ट्रायल के लिए इस्तेमाल होंगी? मतीला, बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है या जब भी कोई सियासी रहनुमा मंजिल से हटाया जाता है तो उसके ऊपर केसेस की एक भरमार कर दी जाती है। उसमें कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं और कुछ उस लीडर को पेंट करने के लिए केसेस बनाए जाते हैं। और फिर हम ये भी देखते आए हैं कि माजी में जब एक ख़ास वक्त गुजरता है तो जब सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके साथ जो आपका हनीमून पीरियड ओवर हो जाता है तो फिर वो जो पुराना लीडर है वो आपको अच्छा लगने लग पड़ता है। फिर उसकी बुनियाद पर एक एक करके केसेस आप तो ये फ़रा गोगी का मामला कितना? मेरा ये ख्याल है कि जो फ़रा साहिबा का मामला है
इसमें इस हद तक तो बात बड़ी क्लियर है और लोग बताते भी हैं, सिविल सर्वेंट्स बताते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बताते हैं कि जब बुज़दार साहब की हुकूमत थी तो पंजाब में तमाम जो अहम फैसले हैं या पोस्टिंग ट्रांसफ़र के जो मामलात हैं, अहम ठेके हैं, वो रूट आउट हुआ करते थे, इसी फैमिली के ज़रिए हुआ करते थे। अब उसमें माली चीज़ें कितनी सारी हैं और वो कोर्ट में कैसे आके साबित हो सकती हैं, ये बात बड़ी अहम है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ करके वो बाहर जा रहे थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया? जा रही वो पूरी फैमिली पूरी फैमिली ना। अभी मैं 2 हफ्ते पहले जब 1 हफ्ता पहले जब मैं अमेरिका में था तो अपना की तंजीम का वहाँ पे तकरीब थी डैलस में, तो मुझे पता चला की जो जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, तो मुझे ये पता चला कि वो उस तकरीब में शिरकत के लिए वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अपना की तकरीब जहाँ पर हो रही थी, साथ ही हिल्टन होटल में इमरान खान साहब ने अपना अलग से एक शो भी किया, तो वो आ रहे थे। मेरी कोशिश थी कि उनसे मुलाकात करूँ, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी पाकिस्तान में आएंगे अनटिल और अनलेस उनके जो स्टेक्स हैं जो उनके गुजरांवाला में या बाकी जो स्टेक्स हैं अगर उनको हिट होता है तो मुझे लगता है कि वो सरेंडर भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये कितना किसने फरार करवाया? वैसे इतने अहम अगर गवाह थी, और अब तो खैर तोशा खाना केस में भी उनकी गवाही बड़ी अहम हो गई है फरार की, तो आपके ख्याल में आज़ाद किसने उनको बाहर भागने में मदद की? देखें, जब भी कोई भी जो रिजीम होती है या कोई भी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के ऊपर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हो सकता है विद इन द सिस्टम भी हो रहे हो, नो कॉन्फिडेंस हो रही हो, लेकिन सिस्टम के अंदर जो बंदे बैठे होते हैं वो तो उस सारे जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शनरीज या उनके करीबी लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि जो और उनको कोई पूछ नहीं सकता, उनको कौन पूछ सकता है? आप देखें आज़म शहबाज शरीफ क्या करें? नहीं वो तो देखे ना, नहीं पूछेंगे। नहीं वो देखे ना, क्यों अता साहब, आई एम सॉरी, आपसे ये सवाल होना चाहिए ना, तो आपसे आज तक इमरान खान गिरफ्तार हो सके, ना आपके काबू में फर्क होगी आ रही हैं, तो ये ट्रायल से ज़्यादा तो मुझे मीडिया ट्रायल ही लग रहे हैं। आप कहते हैं चलो मीडिया ट्रायल इसी, वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनिशियली हमें बहुत इम्पेडिमेंट था मदर इन लॉज का और सन्स इन लॉ का, और वो इन लॉज जुडिशरी चलाते थे, और फॉरेन फंडिंग के केस में लाहौर हाई कोर्ट का स्टे था जो अब जाके साइफर में स्टे था, साइफर का भी लिफ्ट हुआ है। 3 पर्चे काटे गए FIA के फॉरेन फंडिंग में, तीनों पे स्टे, एक कराची था, एक लाहौर था, एक इस्लामाबाद था। इनिशियली जो एक लव था मदयाल साहब का विद इमरान खान साहब, जो अभी भी ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगा, कर रहा है, आखिरी दम तक रहना है उसने, उस वजह से कोई जज जुर्रत नहीं करता था कि इमरान खान साहब को कोई दूर से भी हाथ लगा ले। ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं होता था। इस मुल्क में लोगों पे मंशियात डाली गई है, लोगों के बच्चों को जेलों में डाला गया है, बहनों को, माओं को, बेटियों को डाला गया है, मगर ये अनोखा लाडला था। मगर हैविंग सेड दैट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत तोशा खाना का ट्रायल, आज आपको पता है गवाहान जो हैं 2, उनकी जिरा मुकम्मल हो चुकी है। 342 का जो अक्यूज का स्टेटमेंट होता है, कल 12 बजे उसके लिए टाइम फिक्स किया गया है। नैब की 190 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा ख्याल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए तो ये मुकदमात अपने अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। एक टाइम होता है इस चीज़ का, विच हंटिंग नहीं है। लेकिन तार साहब 150-200 मुकदमात, आप चंद मुकदमात बनाते हैं, कोई ठोस मुकदमात, ये ओपन एंड शट हैं तीनों। आपने तो निज़ाम अदल को एक किस्म का मजाक बना दिया। 200 मुकदमे एक बंदे पे कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, हर केस में आपने, आपकी कई दहाइयों की कोर्ट रिपोर्टिंग है, मुझे आप बताएं आपने आज तक जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट को रिहा करते देखा है? अगर तो देखा है तो फिर तो रूटीन की बात है, अगर नहीं देखा तो फिर इस मुल्क में इस जुडिशरी के होते हुए जो 3-4 जिनकी मोहब्बत है खान साहब के साथ, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? लेकिन वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था ना, आपने अदालत के हाथे में बंदे को उठा लिया जबकि बाहर से भी किया जा सकता था। वो तो एक डिफरेंट मैटर था, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, फंडामेंटल राइट्स का इशू था, और आपको भी शायद उस बात का अंदाजा था, और इसके बावजूद भी ये सब वाक़यात गिरफ्तारी कई दफ़ा। मुझे ये बताएं कि अब जो तोशा खाना केस जज हुमायूं दिलावर की अदालत में चल रहा है,
ये सोशल मीडिया पोस्टों का क्या ताल्लुक है? एक जज जो है सोशल मीडिया पोस्टें भी अगर करता रहा है, पोस्टें, तो पहली बात ये है कि मैं अदालत की कार्रवाई में रोज़ मौजूद रहा हूँ। खान साहब से भी कल मुलाकात हुई थी, आपके सामने ही है सारा मामला। मैं ये समझता हूँ कि जज साहब इस हवाले से अदालत में अपना बयान दे चुके हैं कि ये उनकी फेसबुक पोस्टें नहीं हैं, फेक पोस्टें बनाई गई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उनका सोशल मीडिया सेल इस मामले में एक्टिव रहा है। अच्छा, ये अकाउंट जज साहब का पोस्टें फेक है, ये कैसे? अकाउंट भी मेरा ख्याल है जो इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वो सारा फेक मामला है, और उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका फोरेंसिक करवा लिया जाए, तो बिल्कुल करवाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है, हर उस जज जो टेक्निकलिटी, ये मास्टर है टेक्निकलिटी का, ये क्या करता है, फॉरेन फंडिंग 6 साल चलाया, दायरा इख्तियार चैलेंज, स्क्रूटनी कमेटी चैलेंज, एक स्टे ऑर्डर, 2 मेरिट पे कभी बात नहीं करेगा। कल पूरी प्रोसीडिंग अतात तारड़ बदमाश, अतात तारड़ बंदे ले आया, अतात तारड़ ने हमला कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? मैं इमरान न्याजी कासिम के अब्बा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कासिम के अब्बा का एक प्रॉब्लम है कि वो मेरिट पे कभी केस आर्ग्यू नहीं करते, दायरा इख्तियार को चैलेंज करेंगे, डिलिमिटेशन पीरियड को चैलेंज करेंगे, ऑथराइजेशन को चैलेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को क्वेश्चन करेंगे। अगर आप कहेंगे ना कि ये घड़ियां क्यों चोरी की, वो कहेगा आप पूछ नहीं सकते। भाई बेटी क्यों छुपाई, आप पूछ नहीं सकते, आप मजाज नहीं है। जो जज जुर्रत करता है कि मेरिट पे केस चलाए, अदम एतमाद, ये चोर है, ये इसकी फेसबुक पोस्टें हैं, ये बायस्ड है, इस पे अदम एतमाद करता है। फेसबुक पोस्टों वाला मामला जाली है वैसे। मेरा ख्याल है जितने ये सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर्ड तस्वीरें और ये करने के माहिर है, तो ये मामला मुझे लगता है वो भी 1-2 दिन में वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे एजाज सैयद, और सबसे आम जो इस वक्त मामला है वो इलेक्शंस इस्लाहात का भी मामला है, उसकी कुछ आम नुकात सामने आ गए हैं मंजर-ए-आम पे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से जो बिल के कुछ मालूमात सामने आए हैं। एजाज सैयद साहब, निगरान हुकूमत अपने अख्तियारात बढ़ाना चाह रही है और इसहाक डार साहब का भी नाम मीडिया में चल रहा है कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। क्या लगता है आपको, निगरान हुकूमत को मज़ीद अख्तियारात जो चाहिए? बज़ाहिर तो IMF के साथ जो डील है उसी तनाज़ुर में कुछ मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, तो शायद पहले जो है बज़ाहिर इख्तियार नहीं था निगरान हुकूमत का ऐसे बड़े और मुश्किल फ़ैसले करने का। क्या यही वजह हो सकती है, या निगरान हुकूमत के अख्तियारात में इजाफे से मुराद कुछ और भी ली जा सकती है? मतलब मेरे ख्याल में शायद मौजूदा सेटअप को किसी लेवल पे इस बात का यकीन है कि जो निगरान सेटअप है वो लंबा होगा और इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में नहीं होंगे। तो ये जो इख्तियारात देने की बात है, मेरा ये ख्याल है कि ये उस तनाज़र में है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल किया जाए जो कि बाद में IMF को भी डील कर सके, या और जो आलमी मालियाती इदारे हैं या और दीगर ममालिक हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की नोयत के मुआहदे करने होते हैं, उनको भी डील कर सके। तो मुझे ऐसे इस बात के शवाहिद मिल रहे हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इन सब को इस बात का यकीन है कि ये जो इंटरिम सेटअप होगा शायद ये ज़्यादा लंबा अरसा हो, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए एक दूसरे के साथ वो पब्लिक हो गए हैं, उनके इख्तिलाफात जो हैं पब्लिक हो गए। तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ एक पेज पे है इस हवाले से? मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल अभी तक तो एक पेज पे है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा की किरदार होगा, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस्टेब्लिशमेंट का जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है उसकी तैनाती में भी शायद की किरदार होगा। जी अतात तारड़ साहब, ये जो इस्लाहात हैं किस किस्म के अख्तियारात बढ़ाने की बातें हो रही हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली वो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर इकोनॉमिक आपका सर्वाइवल होगा तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। मगर इसका कतन ये मतलब नहीं है कि कोई इसको ताख़ीर का शिकार कर दिया जाए या इलेक्शन लेट कर दिए जाएँ। IMF का जो अग्रीमेंट है, एक ट्रांच IMF की ड्यूरिंग केयर टेकर सेटअप आनी है, अग्रीमेंट के अंदर दर्ज है, तय है। तो कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, एम्पावर्ड हो कि वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आपके ख्याल में इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे? मेरे ख्याल में होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे, बिकॉज ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की बहुत कम लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं टिकट लेने की। ठीक। और स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल उनका असर ख़त्म हो चुका है। और ये जो झूठ और मुनाफकत है, कभी साइफर, कभी अमेरिका, कभी नून लीग की क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं अगर अपनी
होम टाउन की भी बात करूँ, मैं पूरा पाकिस्तान भी फिरता हूँ, तो आई थिंक लोग ये बात समझते हैं कि 4 साल बातें किसने की और माजी में काम किसने किया। तो परफॉर्मेंस वर्सेस आईकेज टॉक जो है वो मेरा ख्याल है ये कंपटीशन होगा। अच्छा, ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का भी इख्तियारात निगरान हुकूमत को दिए जाएंगे। निगरान वज़राए आला और निगरान वज़ीर-ए-आज़म बैठ के मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई कर सकेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को CCI की मीटिंग कॉल करनी चाहिए और उसी में मरदमशुमारी का फैसला करना चाहिए। मेरा ख्याल है निगरान के पास शायद ये इख्तियार होना नामुनासिब होगा कि वो इस तरह की मीटिंग कॉल करके तो सेंसस को अप्रूव या डिसअप्रूव। इलेक्टेड गवर्नमेंट से आपकी मुराद सिर्फ वफाकी हुकूमत अभी बुला सकती है? बिल्कुल बुला सकती है जी, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरान है। जी बिल्कुल निगरान है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जब तक इलेक्टेड है, फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है CCI की मीटिंग कॉल करने का, बिकॉज वो चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और ये 31 तारीख से पहले या 12 अगस्त से पहले किसी टाइम भी 8 जी बुलाया जा सकता है। और कोई इम्कान है इसका बुलाया जाना चाहिए? वैसे जी बुलाया जाना चाहिए, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू और इस वक्त बुलाया। लेकिन मेरी आज CCI के कुछ आला अफसरान से मुलाकात हुई पार्लियामेंट हाउस में, तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्योंकि ये खबर आ रही थी कि आज 25 तारीख को CCI की मीटिंग होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने नोटिफिकेशन नहीं किया क्योंकि हमें हुकूमत ने नहीं कहा। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कोई इतला है कि कब तक CCI की मीटिंग होगी, तो वो बता रहे थे कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई इशारा नहीं है कि नोटिस जारी करें मीटिंग। अच्छा एजाज, आपको याद है 2018 के इलेक्शन में रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS बैठ गया था। अब की बार तो ये RTS को इस्तेमाल में ही नहीं लाया जा रहा और अब कहा जा रहा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को फ़ौरन से पेशतर जो है नताइज भेजेगा रात 2 बजे तक, बल्कि अगले सुबह 10 बजे की तो फाइनल डेडलाइन है। उस वक्त तक अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाए उसकी भी ठोस वजूहात बतानी पड़ेंगी। तो आपके ख्याल में आपकी बार अगर इलेक्शंस होते हैं ऑब्वियसली नवंबर में जब भी, तो ये सिस्टम कामयाब होगा नताइज का? क्या उसमें कोई जिद्दत है? मतीला पहली बात तो ये है ना कि सिस्टम कामयाब होगा या नहीं होगा, और इंटरनेट से मशरूत है ये सारा। मतीला ये तो सारी ज़िमनी बातें हैं ना। पहली बात यह है कि क्या आप लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे? पहली बात तो ये है। और क्या ये माहौल फ्री और क्या ये माहौल जो है प्री पोल रिगिंग के ज़िम्रे में नहीं आता, या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़िम्रे में नहीं आता? देखें, सब ऐसी बातें नहीं सुनते। नहीं, जो 2018 में हुआ, हमने देखा कि 2018 में प्री पोल रिगिंग भी हुई और इलेक्शन डे रिगिंग भी हुई। तो अब क्या हो रहा है? और अभी क्या हो रहा है? अभी क्या उससे मुनफरद है? मेरा नहीं ख्याल कि उससे मुनफरद नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि एक पर्टिकुलर जमात को टारगेट किया जा रहा है, उसके रहनुमा, उससे जितना मर्जी हमारा इख्तलाफ हो, जो क्या टारगेट नहीं हो रहा? क्यों होता है सर साहब? पर्टिकुलर जमात टारगेट नहीं हो रही? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मशीन जोड़ी गई थी मुख्तलिफ पुर्जे लेके, मगर वो पुर्जे फिट होते नहीं थे उस मशीन के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि 501 वर्कशॉप में जो जोड़ी गई थी वो 501 वर्कशॉप ही उसको अलग करेगी? नहीं, मैं वर्कशॉप की तो बात नहीं कर रहा। हाँ, आप क्या कहना चाहें? मशीन किसने जोड़ी थी? देखिए, मशीन जो जोड़ी थी, जिस भी वर्कशॉप ने जोड़ी थी, मशीन खड़ी कर दी। अब जब उस वर्कशॉप की सपोर्ट हटी है तो पहले तो मशीन गिरी, ये माने ना। उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हो गए, ठीक है। न्यूट्रल हुए, ये बजट पास नहीं कराते थे उनके बगैर, फोने ये वहां से करवाते थे, ठीक है। ये एक वोट लेने के लिए मिन्नतें तरले करते थे। तो जब वो सपोर्ट हट गई, उन्होंने कहा न्यूट्रल हो गए, धड़म से अपने मुंह पे गिर गए। जब ये गिरे तो फिर जहां जहां से पुर्जे टूटे थे वो ऑटोमेटिकली वहां वापस जाने। कोई नई मशीन तो नहीं बन रही? मेरा ख्याल है नई मशीन का अब दौर चला गया। तो अब क्या होगा? अब वही जो पुरानी सियासी जमातें हैं जो नेचुरल एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से मार खाती हुई, फिल्टर होती हुई, डिक्टेटरशिप में जेलें काटती हुई आई थी, तब उनको मौका मिले। अब वो अभी भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ी हैं। एब्सोल्युटली। हमारा क्या मुतालबा था? गुजरावाला जलसे में हमने क्या बात की थी? हमने कहा था इदारा न्यूट्रल हो जाए, इदारा हो गया। नहीं, आपने गुजरावाला जलसे में तो नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लेके एहतसाब की बात की थी। क्या कहा था? तो क्या किया आपने? नहीं, एहतसाब किस चीज का? उन्होंने कहा कि ये इदारा न्यूट्रल हो जाए। तो अप्रैल में बाजवा साहब ने कहा न्यूट्रल हो गए, बात खत्म। बाजवा साहब ने कहा आपने मान लिया, न्यूट्रल हो गए ना उसका। अच्छा, वाकई हो गए थे आप? अच्छा, हमें नजम वली साहब ने ज्वाइन किया है, न्यू टेलीविज़न के हमारे नुमाइंदा नजम वली खान साहब। नजम साहब ने एक ट्वीट की बड़ी दिलचस्प। कल ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो खिताब किया
एक जगह पे, और उसके बाद नजम वली साहब ने ये ट्वीट की। नजम वली साहब आप हमारे साथ हैं, मैं ट्वीट पढ़ दूँ, आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पोस्टों का कुछ पता नहीं चलता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वफाकी वजीर फॉर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा की तकरीर का जवाब देते हुए कहा कि फ़ौज सिर्फ कॉरपोरेट फार्मिंग में अपने लिए नहीं आ रही, बल्कि हम इससे आम किसान को जदीद टेक्नोलॉजी, तजर्बा और महारत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा मेरा या तेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान। अच्छा, फिर ये जो असल ट्वीट जो मैं पढ़ना चाहता, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू पहली बार सुनी, कुरानी आयात और इकबाल के अशार से भरी हुई थी। उनकी तकरीर मायूसी और नाउमीदी की नफ़ी थी। अच्छा, फिर आपने जो है माशाल्लाह से जो सबसे आम ट्वीट की नजम वली साहब के, अभी जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर सुन के निकला हूँ, तफसीली तज्जिया बाद में मुझे इनमें अयूब खान की डेवलपमेंट नज़र आई, ज़िया-उल हक की इस्लामियत नज़र आई, परवेज़ मुशर्रफ की बोल्डनेस नज़र आई, जुर्रत और एक आप कह सकते हैं उनके अंदर जो एक कतईयत थी, कतईयत बिल्कुल वो नजर आई। बिल्कुल डेफिनेटिव जो चीज़ है। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। अच्छा तारिक साहब, जो आर्मी चीफ ने तकरीर की वो बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीर थी, और मेरे ख्याल में इतनी ज़बरदस्त तकरीर और इतनी बोल्डनेस तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में नहीं है जितनी आर्मी चीफ में है। और अगर हम नजम वली साहब से मालूम कर लें, नजम वली साहब क्या लगा आपको आर्मी चीफ की, आपने इतनी तकरीर की तारीफ़ें कर दी हैं, तो इस कौम से खिताब को तो पूरी कौम को सुनाना चाहिए था, क्या वजह है कि ऐसी चीज़ों को छुपाया जा रहा है? हुआ क्या वहाँ पे उस तकरीर में? अच्छा, ISPR की बात है, उनकी मर्जी है, वो जारी करना चाहें ना करना चाहें। और आर्मी चीफ की तकरीर मेरे ख्याल इससे पहले भी उस तरह जारी नहीं होती रही, माजी में भी, और अब भी नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि वो जो एक तकरीर थी, आप यकीन कीजिए कि अगर आप उस तकरीर को इस वक्त आप टेलीकास्ट कर दें तो आपके सामने एक कैरिज्मेटिक लीडर के तौर पे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब एक आएंगे। क्योंकि हमारी कौम जो है, जब मैं ये बात कर रहा था कि अयूब की डेवलपमेंट से ज़्यादा मुझे उनके डेवलपमेंट के लिए उनकी एक ख्वाहिश नज़र आई, तो वो तारिक बशीर चीमा असल में जो पहले तकरीर करके गए थे और जो चीज़ें उन्होंने बातें करके गए थे, जिस तरह उन्होंने उसका एक जवाब दिया, जैसे तारिक बशीर चीमा ने कहा कि आप एक मॉडल फार्म बना रहे हैं, एक कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये आम किसान के मसाइल कुछ उससे अलग हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा, और उन्होंने कहा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर सके, हम ये आप ये इस तरह। वो इतने वाज़िया और इतने दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि ये मेरा तेरा नहीं, ये हमारा है। और दूसरी बात यह है कि फौज जो कुछ कॉर्पोरेट फार्मिंग या जो बाकी चीज़ें कर रही है, और उन्होंने सिर्फ ज़राअत की बात नहीं की, उन्होंने 5 शोबों के नाम लिए। मैं जब वहाँ से निकला तो 4 शोबों के नाम मेरे ज़हन में रह गए। एक ज़राअत उन्होंने बात की, एक उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स की, कानकुनी की बात की कि हम उसमें करेंगे, एक उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, एक उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन की बात की, एक और शोबा था। आपने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने कानकुनी की बात की। ये जो आपने 3 नाम लिए हैं, ये तो तीनों फौजी जर्नैल हैं, फौजी आमर रहे हैं, डिक्टेटर्स रहे हैं, वो तो गोरकनी करते रहे हैं, तो आपने उन तीनों को मौजूदा आर्मी चीफ की शख्सियत में कैसे शामिल कर दिया? अच्छा, मुझे पहले ही पता था कि मेरी जो ट्वीट है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होगी। और इसका असल में मैंने जब ये तीनों नाम सेलेक्ट किए तो उसके पीछे एक रीज़न थी। अच्छा। ये तीनों नाम जो है, नहीं उसके पीछे कोई तंज तो नहीं था, बड़े मुतहर्रिक नाम। 3 फौजी आमरों को आपने एक शख्सियत में कोई तंज तो नहीं था? You really meant it। मुल्क नहीं, आई रियली मेंट इट। आई हैव लिसन्ड। क्योंकि कई लोग तो ये समझे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो इन तीनों से भी ज्यादा मतलब एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अच्छा, मैं इसको एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे ले रहा हूं, और जिस तरह अयूब खान ने डेवलपमेंट का काम किया, और जिस तरह जनरल आसिम मुनीर जो थे डेवलपमेंट के कामों के हवाले से अपनी कमिटमेंट और अपना एक शौक और अपनी एक चीज जाहिर कर रहे थे, मेरा ख्याल था कि वो बहुत बड़ी चीज थी। और दूसरी बात, अच्छा एक सेकंड नजम अली साहब, मुझे ये बताएं कि अयूब खान के डेवलपमेंट के दौर में, बकौल आपके डेवलपमेंट के दौर में आप कहाँ थे उस वक्त, क्या करते थे? मैं तो तहरीक पाकिस्तान के वक्त भी कहीं नहीं था, लेकिन मुझे भी तहरीक पाकिस्तान के कायदे की 14 नफाज से लेकर सब कुछ झेला। लेकिन ये सारा आपने मुताला पाकिस्तान में ही पढ़ा ना सर। अच्छा चले, ज़िया-उल हक के दौर में कहाँ थे आपने? ज़िया-उल हक की इस्लामियत में भी नहीं था। ज़िया-उल हक की इस्लामियत को कहाँ से पढ़ा आपने?
अच्छा, ज़ियाउल हक की इस्लामियात तो मुझे याद है अभी तक, और उनकी मुझे तकरीर भी जो है बहुत सारे पढ़ते थे स्कूलों में, हम भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। अनवारुल हक से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। जब वो लाहौर आते थे तो वो बड़ी हीको की आइसक्रीम बड़ी खिलाया करते थे। तो असल आप यकीन करें, हर फिक्रे के बाद, हर दूसरे परवेज मुशर्रफ की बोल्डनेस एक आयत का हवाला था। नजम साहब, परवेज मुशर्रफ की बोल्डनेस आपने कहां से देखी? सर बड़ा बोल्ड बंदा था। देखें, मैं उनको तो अदालत से सजा हुई है, सजाए मौत हुई है, उनको माशाल्लाह के खिलाफ हूं जी सर। वो एक अलग इशू है। देखें, अच्छा। उसको सजाए मौत होगी तो उसका उसकी बोल्डनेस से तल्लक तो नहीं है, उसका तो उस तल्लक शायद उसी चीज से है कि उसने एक कू किया और उसके जरिए वो पहुंच गया, वहां पर पहुंच गया। अब उसकी जो गुफ्तगू का अंदाज था, आप यकीन कीजिए कि जितनी बोल्डनेस, जितने कतईयत के साथ, जितने दो टोक अंदाज के साथ परवेज मुशर्रफ बात करते थे, आप यकीन कीजिए मैंने महसूस किया कि जनरल आसिम मुनीर के अंदर उससे ज्यादा बोल्डनेस मौजूद है, उसके ज्यादा वो अपने मिशन में, अपनी चीजों में, अपनी क्लियर। बिल्कुल, नजम वलीद साहब ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ से ज्यादा बोल्डनेस मौजूद है। अता तारिक साहब, इसके बारे में आप सोच लें, हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, इतने में आप फिर सोच लीजिएगा, फिर अता तारिक साहब से पूछते हैं। जी वेलकम बैक। हम बात करके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उस तकरीर की जो बज़ाहिर तो कौम से खिताब था, जो कौम को अभी नहीं दिखाया गया। तो अता तारिक साहब, ये निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म होंगे या निगरान वज़ीर आज़म, कितना अख्तियार उनका आप बढ़ा लेंगे? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। तो आसिम मुनीर तो आप लोगों के सियासतदानों से तो ज़्यादा कैरिज्मेटिक हैं। आप लोग क्या वोटर के सामने जाकर इलेक्शन में क्या बेचेंगे आप? मैं तो ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी और हम बात करेंगे लोड शेडिंग के खात्मे की, जो हमने किया, जो मोटरवेज बनाई, जो स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वो PKLI बनाया जो आके इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको तबाह कर दिया। तो हमने तो बड़े विजनरी काम किए। देखिए, जहां बात होती ना आर्मी चीफ की, बात माननी चाहिए। अच्छा, माननी चाहिए। नहीं, उन्होंने इवन PM ने कहा कि उन्होंने IMF की डील में अपना किरदार अदा किया है। तो उस ममालिक से जो इमदाद आई है उनका उसमें बड़ा किरदार है, तो वो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट। ये आर्मी चीफ का काम होता है जो उन्होंने किया। देखिए, ये काम तो आप लोगों का है और आप उनको तारीफ कर रहे हैं, मिलजुल की कर रहे हैं ना। अच्छा, मिलजुल के कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें कोई। तो इमरान खान साहब जब मिलजुल के कर रहे थे तो आपको उस वक्त एतराज तो नहीं? एतराज क्यों था? हमने तो बिल्कुल एतराज नहीं किया कि वो मिलजुल के क्या करें। अच्छा, हाँ, ये एतराज जरूर किया कि ये मुस्बत कामों के लिए ये पार्टनरशिप चलनी चाहिए ना। जहाँ पे आप इकोनॉमी के रिवाइवल की बात करते हैं, दोस्त ममालिक से एड की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, ये पार्टनरशिप जिस काम के लिए इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे उस काम के लिए तो इस्तेमाल होने के लिए है नहीं। अच्छा तारिक साहब, पंजाब को फूड बास्केट कहा जाता है और नवाज शरीफ साहब पंजाब के एक लीडर हैं, तारीखी लीडर हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। मगर नवाज शरीफ साहब और उनके पंजाब के अंदर कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ कि जो मुल्क में ज़राई इनकलाब ला सके। आपने ये काम भी आर्मी चीफ को और फौज को दे दिया है। देखिए, जहाँ तक ज़राई इनकलाब की बात है, बड़े रिफॉर्म शहबाज शरीफ साहब ने अपने 10 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट में किए और किसान को उसका हक पहुंचाने के लिए पहली ट्रैक्टर स्कीम नवाज शरीफ साहब के दौरान। लेकिन ज़राई इनकलाब आपने अभी क्यों दिया? फिर उस ट्रैक्टर्स का क्या हुआ जो नवाज शरीफ साहब लाए थे? देखिए, पहली दफ़ा जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं वो फराहम की गई। शहबाज साहब ने लेज़र लेवलर्स का आके मामला शुरू किया, लेवलर हमने आके दिए। उसके बाद अभी भी बहुत सारी इस्लाहात हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर एक इदारा उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको वेलकम भी करना चाहिए और सपोर्ट। आप ये बताएं, वोटर को आप क्या बताएंगे इलेक्शन में कि नवाज शरीफ ज़राई इनकलाब लाएगा या जनरल आसिम मुनीर लाएंगे? नहीं, हम तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की वोटर को क्या बताएंगे आप? वोटर को हम ये बताएंगे कि नवाज शरीफ वो लीडर है, पैसे जनरल आसिम मुनीर ला रहे हैं, ज़राई इनकलाब जनरल आसिम मुनीर ला रहे हैं, तमाम फील्ड्स में फौज जो है वो आगे आ गया, तो आप क्या वोटर को बेचेंगे? ये एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के नतीजे में है। अच्छा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे शराकतदारी के तहत हम इसको एक हाइब्रिड निज़ाम कह सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ये हाइब्रिड अभी भी नहीं है। देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर गए पेरिस, उन्होंने MD IMF से मुलाकातें की। ऑब्वियसली उनकी मुलाकात फिर भी आज जनरल आसिम मुनीर उनका एक रोल है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि उनका रोल छुपा दें कि कहीं कहीं उन्होंने नहीं रोल प्ले किया तो फिर एक और बात है। तो ये एक नया से। अच्छा, ओवर टू यू एजाज। मेरा एक सवाल है एजाज, मुझे हैरत होती है, इमरान खान हो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हो, जब हुकूमत में होते हैं तो तमाम अख्तियारात जो ज़राई इनकलाब भी आप जो है हवाले हो गया है पाक फौज के,
जो इकॉनमी के अंदर जो पैसे लाने वाला काम है वो भी हमारे सलार के हवाले है, और जो दूसरे शोबे हैं वो भी तमाम से। तो वोटर के पास वो कहते हैं ना, किस मुंह से काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। तो आप क्या कहते हैं, मतलब किस किस्म का ये हाइब्रिड सिस्टम है या नहीं? अच्छा मतीउल्लाह, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सिंस 2014 ऑनवर्ड हमने जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा ही नहीं है। कि जो 14 में एहतजाज हुआ, खान साहब ने शुरू किया, और वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर शुरू किया। उस वक्त की गवर्नमेंट कमज़ोर हुई। फिर 18 में क्या हुआ, और जो उस वक्त की गवर्नमेंट कमज़ोर हुई, उस गवर्नमेंट ने आके फिर अपने जो बंदे हैं उनको रिमूव किया। आपको याद होगा परवेज़ रशीद को निकाला गया, मुशाहिदुल्लाह को निकाला गया, और भी बहुत सारे इकदाम किए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। इमरान खान साहब की जब और एंड क्या हुआ, और एंड यही हुआ कि घर जाना पड़ा आपको, ठीक है। और फिर 2018 में हमने देखा कि वो जो इमरान खान ने, फिर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की सारी बातें मानते थे, और फिर एक वक्त आया कि इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट बनने के चक्कर में पड़ गए। और उसके बाद से अभी तक, यानी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए हैं, मुझे ये बताएं कि वो वज़ीर आज़म कहीं एक्ट करते हुए नजर आते हैं? मैं व्हेन इट कम्स टू सिविल मिलिट्री, आप देखें कि जब जॉइंट इजलास हुआ था, जॉइंट मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ। तो ये मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कमज़ोर हुई हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये सियासी जमातें अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाने के लिए एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाती हैं, क्योंकि हल्के के यूनियन कौंसिल की लेवल पे सियासी जमात मुस्तहकम हो, और ना उसको आगे लेके आना चाहती हैं, और नतीजा मैं और आप देख रहे हैं। तो अता तारड़ साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोग निगरानों के हवाले नहीं बल्कि किसी और के हवाले इस हुकूमत को करके जा रहे हैं, और इलेक्शंस का तो कोई आसार नज़र नहीं आते कि कोई दिलचस्पी है कि इलेक्शन भी लड़ने हैं आप लोगों ने? नहीं, देखिए हमारे इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी है। हमारे पार्लिमानी बोर्ड बन चुके हैं। पार्लिमानी बोर्ड बनने के साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट में, तहसीलों में तंजीम साजी जो है उसका अमल भी शुरू कर दिया हुआ है। तो नवंबर की इलेक्शन की बिल्कुल तैयारी है, और हर हवाले से हम मुतहरक होकर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है। और ये कतन ऐसा नहीं है कि किसी के हवाले करके जाने वाली बात है। निगरान सेटअप आएगा, अपना किरदार अदा करेगा, और उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जिसको भी लोग वोट देंगे। ठीक है। नजम अली साहब, मैं वापस आपके पास ही आना चाहूँगा। तो ये जो तकरीर की हम जिक्र कर रहे थे, तो क्या हमारे सिपह सलार ने सिर्फ यही एक गैर सियासी तकरीर की, या कुछ सियासी पहलू भी था उनकी तकरीर का? अच्छा, वैसे मेरे साथ ना कुछ दोस्त ऐसे थे जो पीटीआई के हम ख्याल हैं। तो जब वो तकरीर ख़त्म हुई तो मैं उनकी तरफ मुड़ा और मैंने कहा आपको तकरीर कैसी लगी? तो उनमें से हमारे बड़े एक सीनियर बड़े मकबूल एंकर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने आगे से कहा कि तुम्हें मेरे चेहरे से नहीं लग रहा कि ये तकरीर कैसी लगी। तकरीर के अंदर कोई सियासी बात तो नहीं थी और बराह रास्त सियासत का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन वो तकरीर एक ऐसी दो टोक थी और अपने अंदर जो डेवलपमेंट के हवाले से और कामों के हवाले से चीज़ें लिए हुए थी। वो बहुत कुछ बता रही थी कि उनका मिशन और उनका प्रोग्राम क्या है, कितना वो क्या आईटी के शोबे में, तो खैर उसकी बात कम की, ज़राअत की बात बहुत ज़्यादा हुई। और ख़ासतौर पे तारिक बशीर चीमा साहब जो तकरीर करके गए थे उसका बड़ा ठीक ठाक किस्म के जो थे उनकी तस्सीह की गई और उनकी इस्लाह की गई। तो जो तकरीर थी बुनियादी तौर पे वो आप ये समझ लें कि कुरानी आयात से भरी हुई थी, इलामा इकबाल के इशार से भरी हुई थी, और एक जो आप कह सकते हैं रिजायत पसंदी की बात कर सकते हैं, पॉजिटिव जो थे चीज़ों के, उन्होंने बहुत खुल के उसकी बात की। उन्होंने कहा कि हम ये मदनियात के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पे चले जाएंगे। उन्होंने गंदम की, बाकी चीज़ों की बात की, उन्होंने यानी कि एक जो पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें की जाती थी और की जाती हैं कि ये हम मारे गए, लुट गए, उनमें से एक भी चीज़ का शायबा जो था उनकी तकरीर में नज़र नहीं आया। तो उससे एक लगा कि वो जो है पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के लिए बहुत उनमें रिजायत पसंदी है, आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉलिटिकल चीज़ नहीं थी, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल जो एक सियासी तासुर है, चूँकि हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए रबा सदी गुजर गई मुझे भी देखते हुए चीज़ों को, तो उसके अंदर जो एक पॉलिटिकल मैसेज था, पॉलिटिकल तकरीर ना होने के बावजूद और पाकिस्तान के हवाले से जो मैसेज था वो बहुत वाज़ेह था। वो बहुत वाज़ेह था। क्यों तारिक साहब, आपको मैसेज मिल गया फिर आर्मी चीफ की तकरीर से? मैं समझता हूँ बड़े उनका एक विजन है पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से। तो आप जनरल आसिफ मुनीर के विजन और नवाज शरीफ के विजन को कैसे मुवाजना करेंगे? नहीं, एक सियासी लीडर है, एक आर्मी चीफ है,
नहीं तो काम तो दोनों एक जैसा कर रहे हैं, बल्कि आसिम मुनीर साहब को तो ज़्यादा विजन नहीं लगता आपको? उनकी एक टेन्योर पोस्ट है, वो एक मदद के लिए आए हैं। तो वज़ीर आज़म की कौन सी टेन्योर पोस्ट होती है? पॉलिटिशियन की कोई टेन्योर पोस्ट नहीं ना होती। नवाज शरीफ साहब की कई दहाइयों पर मुहित एक पॉलिटिकल स्ट्रगल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप 3 साल के लिए आते हैं, आप वही जरदारी साहब वाली बात दोहरा रहे हैं कि टेन्योर पोस्ट है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप दोनों प्रोफेशन डिफरेंट हैं, दोनों फील्ड डिफरेंट हैं। आपको अगर शराकत दारी पे एतराज़ है तो ये हम आपका एतराज़ पहुंचा देते हैं उन तक कि जी ये शराकत दारी शायद मती साहब को गिरां गुजर रही है। नहीं, कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इकट्ठा क्यों है? आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का एतराज़ अपनी जगह नहीं, पाकिस्तान को राइट है एतराज़ करने का। पाकिस्तान को नवाज शरीफ की सियासी क़यादत की ज़रूरत है। नहीं, आप ये इस कंपैरिजन की समझ नहीं ना आ रही। आपने कहा ना विजन है, तो एक आदमी का विजन क्या होता है, क्या होना चाहिए? मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने बतौर सियासी लीडर इस मुल्क के लिए वो खिदमात सर अंजाम दी जो किसी ने नहीं दी। वो एटमी धमाकों से लेके मोटरवे से लेके बेशुमार है, मतलब शुरू हो तो वो खत्म नहीं होने को आती। बेशक, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं, मैं किस चीज से इसको कंपेयर करूं? सही है। नहीं, अभी अगर ज़राई इनकलाब ले आए सलार साहब, तो ये भी तो बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी, बड़ी अच्छी जी। लास्ट सेंटेंस मतलब मेरे ख्याल में इस पे सियासी कारकुनों को या सियासी रहनुमाओं को कटहरे में खड़ा करने के बजाय हमें खुद भी अपने आप को कटहरे में लाना पड़ेगा कि जब हम खुद ये बयान दें या ये ट्वीट करें कि जी फ़लाँ जो सरकारी अफसर है, ठीक है, उनकी एक पोजीशन है और बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, वो फ़लाँ लीडर की तरह मिलता है, तो मेरे ख्याल में कुछ हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए और हमें इस बात पे अपने आप पे भी अफसोस करना चाहिए कि जब हम एक बंदा जो कि एक अदारे को, एक महकमे को वो कर रहा है, उसको हम ये साबित करेंगे कि वो फ़लाँ है, तो मेरे ख्याल में हमें भी ये एक इस पे कोई है नहीं है। ये जो कुछ यहाँ पर नजम साहब कुछ वजाहत जो इस मुल्क में हुआ है ना, उसमें हम सब लोगों का नजम साहब क्विकली वजाहत करते हैं प्लीज। आप मेरा राइट है जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एजाज भाई, हम जर्नलिस्ट हैं, हम 2 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, एक आइडियलिज्म है और एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हम आइडियलिज्म को भी सामने रखते हैं, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हम उस पर भी बात करते हैं, उसके लिए भी लड़ते हैं। दूसरी तरफ हम ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये हमारा काम है, हम उन पर भी बात करें, उनकी भी उस पर भी कंपैरिजन करें, उस पर भी निशानदेही करें। लिहाजा आप जब ये बात करते हैं तो आर्मी चीफ पाकिस्तान का कोई भी हो, उसका पाकिस्तान की सियासत पे, मुआशरत पे, मईशत पे, खारजा पॉलिसी पे, दिफा पे, हर चीज़ पे एक असर रहा है। तो मैं बतौर जर्नलिस्ट समझता हूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मुझे आइडियलिज्म से भी प्यार है और मुझे ग्राउंड रियलिटीज से भी प्यार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बल्कि दोनों से प्यार रखेंगे तो बरकरार रहेंगे। आइडियलिज्म अगर हमारी सियासी क़यादत है तो ग्राउंड रियलिटी शायद हमारी अस्करी क़यादत है, और हमारी सहाफ़त और हमारी सियासत ये ग्राउंड रियलिटीज़ जो है हमारे आवाम के सामने है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही कह सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।